स्वागत दोस्तों आपका के साथ चल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, अचानक से एक चुनावी राज्य के अंदर हुआ जोरदार तरीके का खेला बताएंगे। 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अचानक से पलटी मारी है। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट और कहां पर कौन सी पार्टी में इंडिया गठबंधन की पार्टी के साथ में चले गए हैं 200 से ज्यादा नेता इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों जहां पर अचानक से बीजेपी का एजेंडा चलाने वाले व्यक्ति को चुनावी राज्य के अंदर जोरदार तरीके के फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड तक कर डाला गया है। और बंगाल में मुस्लिम समाज के लोगों के जुड़े हुए कई सारे समुदाय को ओबीसी लिस्ट से हटाने की सिफारिश किए जाने को लेकर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो बताएंगे कहां से कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। 14 तारीख को होने वाली बड़ी रैली को लेकर हो रही है बड़ी तैयारी और आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एक हफ्ते तक नहीं चलेगा कहीं भी कोई भी बुलडोजर। बताएंगे कौन सा नया आदेश कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कोई नहीं हटा सकता और तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी, इंडिया गठबंधन की फिर से बनेगी बंगाल में सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताकर चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। चुनाव से पहले पार्टी बदलने के नए दौर शुरू हो चुके हैं, नए समीकरण बनने भी शुरू हो चुके हैं दोस्तों। इस बीच वाम दलों को एक तगड़ा झटका तब लगा जब कूच बिहार के अंदर सीपीएम पार्टी की बंगाल बचाओ रैली के दौरान यात्रा के दौरान ही भारी संख्या में यानी लगभग 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अचानक से तृणमूल कांग्रेस का साथ देने का फैसला लिया और वाम मोर्चा को छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। जलपाईगुड़ी जिले के गरलबाड़ी इलाके से ये बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। ये वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव पिछले कई सालों में बढ़ता हुआ देखा गया था और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि लेफ्ट पार्टी इस क्षेत्र के अंदर कमजोर हो रही थी और वाम मोर्चा का यह सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था। लेकिन अभी यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही थी क्योंकि वाम मोर्चा के कई सारे नेता शिफ्ट होकर बीजेपी की ओर चले गए थे दोस्तों। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि यहां पर जलपाईगुड़ी में सीधी लड़ाई अब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी दोस्तों। और क्योंकि पहली बार यहां पर एक दूसरे के आमने सामने मुकाबला होगा, जो पहले त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था जहां पर लेफ्ट पार्टी भी मजबूती के साथ लड़ती दिखाई देती थी जिसका फायदा इनको मिल रहा था भाजपा वालों को। लेकिन इस बार यहां पर सीधी लड़ाई अब टीएमसी और बीजेपी के बीच में हो चली है दोस्तों। इसका सीधा फायदा टीएमसी वालों को मिलेगा जो पहले भारतीय जनता पार्टी वाले फायदा उठा रहे थे त्रिकोणीय मुकाबले का। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें अचानक से एक बड़ी खबर सामने आती है दोस्तों की पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने के मामले से पहले ही विधायक को टीएमसी ने अचानक से सस्पेंड करते। दरअसल हुआ ये कि पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल के अंदर एक बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी दोस्तों। वो चर्चा ये थी कि टीएमसी के एक विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए काम करना शुरू करेंगे। यानी 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था दोस्तों, उसी दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को याद करते हुए बाबरी मस्जिद के उद्घाटन को लेकर ये बातें कही गई थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा में मस्जिद बनाने की बातें हुमायूं कबीर कर रहे थे दोस्तों। इस पर अब तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया, टीएमसी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इसकी जानकारी दी है। मेयर ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। टीएमसी से निकलने के बाद हुमायूं ने आगे कहा कि मैं अपने बयान को लेकर कायम हूं और मैं दिसंबर से यानी 22 दिसंबर से अपनी नई पार्टी की घोषणा करके आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी खुद की पार्टी बनाकर 135 सीटों पर खुद का उम्मीदवार उतारूंगा। मैं उन दोनों यानी टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मुर्शिदाबाद जिले के अंदर 28 नवंबर को कई जगह पर बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए थे। इस पर लिखा गया था कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह किया जाएगा। पोस्टर में हुमायूं कबीर के आयोजन की बातें की जा रही थी दोस्तों, यानी आयोजनकर्ता के तौर पर किसी का नाम था तो वो हुमायूं कबीर थे। टीएमसी के विधायक यानी टीएमसी के विधायक की ओर से ये बातें बोली जा रही थी। इसका सीधा मतलब ये था कि बीजेपी वाले माहौल बनाए थे कि तृणमूल कांग्रेस इस विवाद को आगे बढ़ाना चाहती है और जानबूझकर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति करना चाहती है। हालांकि दोस्तों आज की स्थिति में पश्चिम बंगाल के अंदर अगर सांप्रदायिक स्थिति होगी या सांप्रदायिक राजनीति होगी तो आप लोग जानते हैं किसको फायदा मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस की सरकार राज्य के अंदर इसलिए बनती है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सबको साथ में लेकर चलने की बातें करती है। अगर उनका कोई विधायक ऐसी बातें करेगा कि वो सांप्रदायिक राजनीति करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और टीएमसी की ओर से जो एक्शन लिया गया है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही एक्शन लिया गया है, जब सबको पता है किस तरीके की राजनीति का फायदा कुछ पार्टियों को मिल सकता है और वो पार्टी कहीं ना कहीं इस एजेंडे को और ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस पूरा चुनाव बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द लड़ना चाहती है, लेकिन कुछ लोग चाहे वो टीएमसी के अंदर ही क्यों ना हो वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति करवाना चाहते हैं, जिसके कारण नुकसान टीएमसी समेत विपक्षी पार्टियों को होगा। यही बड़ा कारण है कि इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो 135 सीटों पर खुद की पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि देश भर के अंदर इस कवायद से जुड़ी घटनाओं में मरने वाले आधे लोग हिंदू लोग हैं, यानी हिंदू समुदाय से आने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आगाह करते हुए कहा कि उसी डाल को बीजेपी काट रही है जिस पर वो बैठी हुई है। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक बाहुल्य मुर्शिदाबाद जिले के अंदर एसआईआर विरोधी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक राजनीति में लिप्त होने के आरोप लगाए। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दोहराया कि वह पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी या फिर डिटेंशन सेंटर जिसे निरुद्ध केंद्र बोला जाता है उसकी इजाजत नहीं देंगे, उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा एसआईआर पर धार्मिक राजनीति कर रही है। एसआईआर से जुड़ी घटनाओं में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें आधे से ज्यादा हिंदू थे। जिस शाखा पर बीजेपी के लोग बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में उन्होंने ऐलान किया कि मैं बंगाल के अंदर एनआरसी या निरुद्ध केंद्र की इजाजत नहीं दूंगी, यानी जो डिटेंशन सेंटर होता है उसकी इजाजत नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं के प्रसार की साजिश को लेकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ समूह भूमि अभिलेखों के धार्मिक संपत्ति को मस्जिद या कब्रगाह के रूप में दर्ज किए जाने को लेकर झूठ फैलाने में लगे पड़े हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें राज्यसभा में बीते दिन केंद्र की सत्ता बीजेपी के लोकसभा चुनाव के दौरान एक नारे को लेकर बीजू जनता दल ने जोरदार निशाना साधा। दोस्तों, बीजू जनता दल के सांसद ने कहा कि भाजपा वाले बोल रहे थे कि वो संसद के अंदर लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीत कर आएंगे और 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 400 पार बीजेपी की सीटें तो नहीं हुई, 240 पर आकर अटक गए और अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। लेकिन 400 पार इन्होंने दिल्ली में कर दिया है और 400 पार इनकी सीटें नहीं बल्कि 400 पार अब देश का राजधानी जो दिल्ली है उसमें पॉल्यूशन की स्थिति हो गई है। AQI 400 पार हो चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बात बोल रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC ने केंद्र सरकार को सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल के केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC समाज से जुड़े हुए आयोग ने 35 समुदायों को हटाने की मांग की है, जिसमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। दोस्तों, NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट की ओर से ये मांग की गई है और 35 समुदाय को हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि 1-2 समुदाय गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि आयोग ने पश्चिम बंगाल के केंद्रीय OBC सूची में 35 समुदाय 35 मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों को बाहर करने की सलाह जनवरी 2025 में दी थी। उस समय आयोग में केवल एक अध्यक्ष और एक सदस्य मौजूद थे। उपाध्यक्ष का पोस्ट भी खाली पड़ा हुआ था। संविधान के 102वें संशोधन के अनुसार किसी भी समुदाय को सूची में शामिल करने या बाहर करने के लिए आयोग की सलाह की आवश्यकता होती है और सलाह पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। लेकिन यहाँ पर केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मौजूद थे, बाकी पोस्ट खाली पड़ा हुआ था। इसके बावजूद ये सिफारिश की गई है। 2014 में सूची में 37 समुदाय जोड़े गए थे, जिसमें 35 मुस्लिम समुदाय के लोग थे। दोस्तों, ऐसे में NCBC की ओर से ये जो बातें बोली गई है और जो ये सिफारिश की गई है, इस पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर और ज्यादा राजनीति देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, आप तो लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दोस्तों, इस बैठक के दौरान आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों में जुट जाने की चर्चा की गई और विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि ऐतिहासिक रैली होगी दिल्ली के अंदर और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना संदेश देंगे। गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक ने कहा कि देश में पहली चोरी तब हुई थी जब केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल डाला था। पहले चुनाव आयुक्तों के चयन में एक पारदर्शी और संतुलित प्रणाली रखी गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे, लीडर ऑफ ओपोजिशन यानी विपक्ष के नेता और साथ में प्रधानमंत्री बैठा करते थे, तो एक निष्पक्ष फैसला हुआ करता था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर उनकी जगह पर एक मंत्री का नाम आगे किया गया, यानी मोदी, शाह और राहुल गांधी बैठकर तय करते हैं कि अगला चुनाव का प्रमुख कौन होगा और 3 में से 2 वोट तो बीजेपी वालों के पास ही है, तो सारे बड़े फैसले भाजपा के लोग ले सकते हैं। मोदी और शाह मिलकर फैसला ले सकते हैं, अपने हिसाब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो सकती है। यही जो प्रावधान बदला गया था, यही वोट चोरी के साफ संकेत दे रहा था। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि वो राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ जारी मुहिम में पूरी तरीके से राहुल गांधी और पार्टी के सारे बड़े नेताओं के साथ में है और ये लड़ाई आगे जारी रखी जाएगी। और 14 तारीख को जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में जोरदार तरीके की एक रैली होने जा रही है, उसको सफल बनाने के लिए हर राज्य के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुट गए हैं। उत्तराखंड की ओर से भी, उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से भी साफ शब्दों में बोला गया है कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए इसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज लेकर उत्तराखंड से दिल्ली की ओर जाएंगे। ऐसे ही राजस्थान की ओर से भी आश्वासन दिया गया, कर्नाटका की ओर से भी साफ शब्दों में बोला गया है कि 20,000 से ज्यादा लोग उनके भी कर्नाटका से दिल्ली जाएंगे रैली में शामिल होने के लिए। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
उत्तर प्रदेश में घर और मैरिज हॉल में कथित अवैध निर्माण की जा रही है और इस पर कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को 1 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा दी है दोस्तों, और स्पष्ट कहा है कि अगले 7 दिनों तक दोनों पक्ष स्टेटस बनाकर रखे, यानी स्टेटस को बनाकर रखे, यथास्थिति बनाकर रखे, यानी अब तक अवधि में आगे कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों बुलडोजर अन्याय को लेकर लगातार विरोध देखने को मिलता है। आपको बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता इसमें शामिल हुए थे और याचिकाकर्ता अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को उठाएंगे। यहां से राहत उनको मिल गई है। इस दौरान बेंच ने शुरू से पूछा कि याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं जबकि उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर न्याय के विषय में फैसला दे चुका है, इसलिए वे सीधा यहां पर आए हैं। इस पर अदालत ने कहा कि अगर हर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा तो अनुच्छेद 226 यानी हाईकोर्ट के पावर का क्या होगा, यानी हाईकोर्ट के अंतर्गत भी जाना चाहिए। लोगों को हाईकोर्ट जाकर भी अपने फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपील दायर करना चाहिए। अगर बार बार सब सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो फिर हाईकोर्ट का क्या सम्मान बचेगा? ये सवाल एकदम जेन्युइन है दोस्तों। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक याचिकाकर्ता की उम्र 75 वर्ष है, उन्होंने प्रशासन से नोटिस और सुनवाई की मांग की, लेकिन बिना किसी नोटिस के ढांचे की आंशिक तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। वकील ने आगे कहा कि अभी भी बुलडोजर मौके पर मौजूद है। इस पर अब प्रशासन की ओर से 7 दिनों की रोक लगाई गई है क्योंकि आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, देखते हैं हाईकोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने को लेकर चर्चा चल रही थी दोस्तों। लोकसभा में राहुल गांधी पहुंचे तो राहुल गांधी से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, तो क्या वो आपसे भी मुलाकात करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी अमूमन ऐसा पहले हुआ करता था कि कांग्रेस पार्टी सरकार के टाइम में कि पहले अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता था, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था तो वो भारत के अंदर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करता था और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात करता था। कम से कम विपक्ष के नेताओं से तो मुलाकात होती ही थी, लेकिन अब यहाँ पर अलग ही तरीके का नियम चलाया जा रहा है। भाजपा की सरकार कोशिश करती है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर से आ रहे हैं, यानी किसी देश के राष्ट्रपति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं या फिर कोई और बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, तो वो विपक्ष से ना मिले, इस तरीके की एक साजिश की जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं, हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती है, हम भी लीडर ऑफ ओपोजिशन होने के नाते यानी विपक्ष के नेता होने के नाते भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हम लोगों से मिलवाया नहीं जाता। आमतौर पर परंपरा तो यही होती है कि अगर कोई बाहर से आता है तो वो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात करेगा। वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान भी ऐसा होता रहा, ये एक परंपरा है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान जब आते हैं तो वो विदेश से आते हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के लोगों से मुलाकात करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे सरकार बोलती होगी कि आप नेता विपक्ष से मुलाकात मत करिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जानबूझकर राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करने दिया जाता बाहर से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को, और ये एक तरीके की बड़ी साजिश जैसी ही बातें हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अंदर 12 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिला, 3 सीटें आम आदमी पार्टी को, 1 कांग्रेस पार्टी को और 1 फॉरवर्ड ब्लॉक को मिला। तो आम आदमी पार्टी जो उम्मीद कर रही थी कि उनको ज्यादा सीटें मिलेगी, उनको मात्र 3 सीटें मिली है दोस्तों। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि लोकल चुनाव बीजेपी की राज्य सरकार ने कराए थे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 9 सीटें जीती थी, उनको 9 में से इस बार केवल 7 सीटें मिली है, यानी 2 सीट का लॉस तो उनको पहले ही हो चुका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर पार्टी के कई सारे लोग भी नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो ये कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करने वाली, आम आदमी पार्टी के टिकट पर ही राज्यसभा जाने वाली अभी बगावत कर चुकी स्वाति मालीवाल कहती हैं कि आज के दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में हमारी पार्टी का बुरा हाल हुआ है। अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि कैसे उनके निजी स्वार्थ और अहंकार के चलते हमारी पार्टी को आज यह दिन देखना पड़ रहा है। पंजाब बचाना है तो केजरीवाल जी और उनके दोस्त को पंजाब के पैसों पे अय्याशी करवानी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगी। यानी स्वाति मालीवाल की ओर से साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को फिर धमकी दी गई है दोस्तों। पंजाब में भी हो सकता है प्रचार करने के लिए स्वाति मालीवाल पहुंच जाए। हालांकि उनकी छवि अब पहले से ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि स्वाति मालीवाल का केवल एक ही काम है, आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाना। और आम आदमी पार्टी जब हार जाती है और दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बन गई है तो भाजपा सरकार के दौरान ना तो यमुना साफ हो पा रही है, ना ही ट्रैफिक का कुछ इंतजाम हो पा रहा है, ना महिलाओं को पैसे मिले, ना ही मोहल्ला क्लिनिक सही से काम कर रहा है, बल्कि उसे बंद कर दिया गया है दोस्तों। और यमुना की सफाई का हालत आप लोग जानते ही हैं, पॉल्यूशन की क्या स्थिति है आप लोग जानते ही हैं, और इन सब में किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार तो चली गई, भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन बदलाव कुछ नहीं हुआ। तो स्वाति मालीवाल आखिर बीजेपी वालों पर क्यों नहीं निशाना साधती है, एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो किया है अब उनकी छवि भी इससे खराब हो चुकी है और अब लोग उनकी बातें मानेंगे नहीं। हालांकि पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें
कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों, संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में डॉलर मजबूत हुआ था तब बीजेपी नेताओं के बयान पूरे देश में सुने गए थे। अब जब रुपए रिकॉर्ड स्तर पर टूट गया है तो सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी भाषण देते वक्त कहते थे कि मुझे पता है, मैं सरकार का हिस्सा हूँ, पैसे इस तरीके से नीचे नहीं गिर सकते हैं। रुपया भारत का ही क्यों कमजोर हो रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश का कमजोर क्यों नहीं हो रहा। और जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं दोस्तों, तो रुपया ऑल टाइम लो पहुंच चुका है, यानी सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में रुपए की आज स्थिति है, यानी डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत है रुपए के मुकाबले। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ है कि रुपया अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है दोस्तों। लेकिन इस पर कोई भी डिबेट वाले सामने नहीं आ रहे हैं। मीडिया वाले जो हर एक छोटे मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे पर डिबेट करवाते हैं, यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और भाजपा सरकार इस पर जिम्मेदारी लेने की जगह कई सारे एक्सपर्ट से ये बुलवा रही है कि ऐसा हो रहा है तो इससे देश और मजबूत होगा। जिससे पता चलता है दोस्तों कि भारत के अंदर जो पहले विद्वान हुआ करते थे, आज वो विद्वान भी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं और पागल हो चुके हैं। वो भी कुछ उल्टा सीधा बोल बोलकर हर चीज को डिफेंड करने के लिए, बचाव करने के लिए आ जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि रुपए की कीमत लगातार गिरना ये भारत के लिए शर्मनाक स्थिति है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने रुपए का तो पता नहीं डॉलर को और मजबूत करवा दिया रुपए के मुकाबले, और यही कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का असली एजेंडा था। अगर आप भी मानते हैं कि लोगों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, लगभग 11 साल के बाद अब जनता को ये बात पता चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, सारे वादे एकदम ढकोसले साबित हुए हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कहा गया कि राज्य सरकारों और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त कर्मचारियों को एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ड्यूटी से छूट मांगने के लिए कोई खास कारण है तो राज्य सरकार उनकी अपील पर विचार करे और उनकी जगह किसी और कर्मचारी को नियुक्त कर सकती है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार के कर्मचारी एसआईआर सहित दूसरे वैधानिक कार्यों को करने के लिए बाध्य है। राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वो ईसी को कर्मचारी उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर काम पर लगे बूथ लेवल के जो अधिकारी, जो बीएलओ है, उनके पास काम का काफी ज्यादा बोझ है, तो राज्य को और स्टाफ को काम करने पर लगाने के लिए अलग अलग स्टाफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि बीएलओ के काम के प्रेशर को कम करने के लिए इस तरीके की मुहिम चलाई जा सकती है, यानी और ज्यादा लोगों को काम पर लगाया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, चुनाव आयोग को पहले ही करना चाहिए था, लेकिन इतने लोगों की जान जाने के बाद भी चुनाव आयोग की आंखें नहीं खुल रही है, जो काफी गंभीर मुद्दा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कई सारे बीएलओ की जान चली गई, इसके बावजूद जो सन्नाटा देखने को मिल रहा है पॉलिसी बनाने वालों में, ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भारी हंगामा देखने को मिला। गौरतलब है कि चुनाव के नामांकन के लिए आखिरी दिन बीते दिन था दोस्तों। पटियाला में जबरदस्त हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक पटियाला के घनौर में एक व्यक्ति सरेआम महिला उम्मीदवार की फाइल छीनकर वहां से भाग गया दोस्तों। इस मौके पर वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने एक शॉर्ट बनाया, वीडियो बनाया, और वो वीडियो काफी वायरल हो गया दोस्तों। मिली जानकारी के अनुसार महिला गाजीपुर जोन से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है और आज नामांकन फॉर्म भरने के लिए आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार के तौर पर एसडीएम के ऑफिस के अंदर जा रही थी दोस्तों। तब एक व्यक्ति आ जाता है अचानक से और फाइल छीनकर भाग जाता है। यही नहीं दोस्तों, आगे जाकर ये फाइल को फाड़ भी देता है, यानी कोई चुनाव ना लड़े उनके खिलाफ उस तरीके से एक प्रयास किया गया दोस्तों। यानी कोशिश की जा रही है कि जब चुनाव में उम्मीदवारी नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, तो आराम से जीत जाएंगे। इसीलिए अब नामांकन भी नहीं भरने दिया गया और नामांकन के पत्र को भी फाड़ दिया गया। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं दोस्तों और बीते दिन शाम को उनका प्लेन भारत उतर भी चुका है। ऐसे में खबर यह है कि लोगों ने अब सोशल मीडिया के माध्यम से इस मामले पर तंज कसना शुरू कर दिया है दोस्तों। लोगों ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कर रही है। स्वागत कैसे कर रही है? उनको बोल रही है वेलकम टू दिल्ली, और वेलकम टू दिल्ली जहाँ लिखा हुआ है वो इंडिया गेट पूरी तरीके से धुंध में लिपटा हुआ है, यानी यहाँ पर पॉल्यूशन प्रदूषण इतना ज्यादा है और राष्ट्रपति पुतिन को बुलाया जा रहा है प्रदूषण में, यानी प्रदूषण वाली हवा लेने के लिए बुलाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि भारत के अंदर जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है दोस्तों, बाहर से आने वाले जो विदेशी मेहमान हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इससे भारत की छवि और ज्यादा खराब होगी। अगर आप भी मानते हैं कि प्रदूषण का कोई समाधान बीजेपी वालों के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हर कोने में सरकार है दोस्तों, चाहे बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, भाजपा के सारे मंत्री हो, बीजेपी की एमसीडी में सरकार है दोस्तों। एमसीडी का मेयर भाजपा का है, एमसीडी का डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का है, सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए हैं, गवर्नर भी बीजेपी का है और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे
के सारे बीजेपी के गृह मंत्रालय के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। जो पूरा का पूरा सिस्टम ही भारतीय जनता पार्टी का है। 4 लेयर 5 लेयर जितने भी शासन के लेयर है दोस्तों, वे सब के सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी बीजेपी की सरकार हर लेवल पर है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सुनवाई नहीं हो रही है और खासकर जो प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामला है जो सभी लोगों को प्रभावित करता है दोस्तों, उस पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं का कोई ध्यान नहीं है। मोदी संसद के सत्र को लेकर आते हैं भाषण देने के लिए, पहले भाषण में कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। सवाल यह है कि इतना प्रदूषण है, ये कौन सा मजा लेने की बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी को दिल्ली में लगातार 15-20 दिन तक लगातार रहना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि इस तरीके से प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण कितना नुकसान होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी दिल्ली में कम रहते हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर घूम रहे होते हैं, शायद इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली के अंदर इतना गंभीर प्रदूषण का मामला है, इतना ज्यादा गंभीर प्रदूषण है। साथ साथ दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने संसद के अंदर गुरुवार को संसद परिसर के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जानलेवा हो चुके प्रदूषण लोगों के जान को और ज्यादा गंभीर खतरे में डाल रहा है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, एनसीपी के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। दोस्तों, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रदूषण एक ऐसा मामला है जिस पर सबको एकजुट होकर सवाल खड़ा करना चाहिए और नरेंद्र मोदी को जुमलेबाजी करने की जगह, ये बोलने की जगह कि मौसम का आनंद लीजिए, उनको मौसम यानी जो प्रदूषण की स्थिति है उस पर बोलना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नरेंद्र मोदी हर चीज को हल्के में लेते हैं, ये प्रदूषण ऐसा मामला है जिससे कई सारे लोगों को समस्याएं हो रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका जय हिंद, जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा।